हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग इनकम टैक्स एक्ट का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने आपको बताया, थोड़ा रीकैप कर ले। जी सर, रीकैप करने से रिवीजन होता है। तो आज हम लोग अपने इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीकैप की। अब तक जो हम लोगों ने देखा कि जो इनकम टैक्स है, बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, एंड डायरेक्ट टैक्स में आज केवल और केवल एक इनकम टैक्स रह गया है। ठीक, उसके आगे हम लोगों ने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में अब आपको दो ही एक्ट देखने हैं। द फर्स्ट वन इज योर जीएसटी एंड द सेकंड वन इज योर कस्टम्स एक्ट। ओके, इसके बाद जो मैंने आपको डिस्कस किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच में डिफरेंसेस मैंने बताया, और उसके बाद में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इनकम टैक्स एक्ट सिटीजनशिप बेसिस पर चार्ज नहीं किया जाता, बल्कि रेजिडेंशियलशिप स्टेटस के हिसाब से चार्ज किया जाता है। ओके, वो बाद में देखेंगे कैसे चार्ज किया जाता है, रेजिडेंशियलशिप कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो बाद में देखेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि चलिए अब हम आप लोगों को इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाते हैं। एक्ट में हमने सेक्शन वाइज सेक्शन नंबर 1 आपको बताया था। सेक्शन नंबर 1 कहता है, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके, आज हम लोग सेक्शन 2 की बात करेंगे। बेसिकली सेक्शन 2 इज द डेफिनेशन पार्ट। सेक्शन 2 में क्या बताया गया है? डेफिनेशन दी गई है। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, सारे टर्मिनोलॉजीज को हम लोग डेफिनेशन में नहीं रख सकते। मींस जहां पर किसी चीज की पर्टिकुलर पॉइंट की मीनिंग ड्रॉ करनी हो, पर्टिकुलर किसी वर्ड की, उन सब की डेफिनेशन हमको सेक्शन 2 में दे रखी है। इज इट क्लियर? जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशंस जो हैं, फिलहाल जो आपके काम की हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। हमने यहाँ पर इसके साथ वर्ड यूज किया सबसेक्शन, जबकि आप लोग ये हमेशा याद रखेंगे कि सेक्शन 2 एंड सेक्शन 10 के साथ जितने भी सब सेक्शंस होते हैं, बेसिकली वो सब सेक्शंस नहीं होते, वो क्लॉजेज होते हैं। ठीक है ना? तो लेकिन चूंकि अब आदत है बोलने में, थोड़ा इजीनेस रहता है, इसलिए हम इसको सब सेक्शन वर्ड यूज करेंगे हमेशा। लेकिन आप हमारी इस गलती को माफ करेंगे और हम इसको यूज करेंगे सब सेक्शन। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड क्लॉज, आई विल ट्राई टू यूज द वर्ड सब सेक्शन। ओके, तो ये सब सेक्शन है। बेसिकली होना क्या चाहिए सर? क्लॉज होना चाहिए। तो सेक्शन 2 क्लॉज 24, सेक्शन 2 क्लॉज 31, लेकिन मैं इसको बोलूंगा 2 सबसेक्शन 24 एंड सबसेक्शन 31। इसमें डेफिनेशन दी गई है इनकम की, और इसमें डेफिनेशन दी गई है पर्सन की। जब से मैंने आपको इनकम टैक्स पढ़ाना स्टार्ट किया है, तब से मैंने आपको एटलीस्ट कई बार ये चीज बताई है कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, दैट इज टू बी चार्ज ऑन अ पर्सन। एक पर्सन पर चार्ज किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है। ये डायरेक्ट टैक्स है, ये उसी बंदे से कलेक्ट किया जाता है जिसके ऊपर ये लेवी किया जाता है। ठीक है, लेकिन सर इस पर्सन में कौन कौन आएंगे, जरा उसके बारे में भी तो आप हमें बताइए जी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 कहता है डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन, डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन। तो हम लोग सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 डेफिनेशन ऑफ पर्सन देखेंगे। पर्सन को डिफाइन किया गया है और 7 तरह से पर्सन्स बताए गए हैं। देयर आर 7 टाइप ऑफ पर्सन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। 7 तरीके के पर्सन होते हैं। सबसे पहले हम और आप क्या हैं सर? आप इंडिविजुअल हैं। मैं क्या हूं सर? मैं भी इंडिविजुअल हूं। जितने भी आप लोग देखते हैं, ऑल दोज आर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअली दे आर इंडिविजुअल्स। तो अलग अलग तरीके से वो इंडिविजुअल हैं। ठीक है, उनके ऊपर टैक्स लगेगा। और मैंने आपको ये चीज सीधे सीधे बताई थी कि अगर आप इंडियन रिसोर्सेस का यूज करके कुछ भी कमाएंगे, अगर आप इंडियन टेरिटरी का यूज करके कुछ भी कमाएंगे, देन यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स
irrespective of the fact whether you are the citizen of India or not. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडियन सिटीजन हैं या नहीं, you are needed to make the payment of tax if you have earned something by using the Indian resources. Is it clear? जी, सबसे पहले उसमें आता है इंडिविजुअल। मैं इंडिविजुअल हूं, मैं इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके कुछ कमाता हूं, तो मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर मैं कहूं केवल इंडिविजुअल्स के ऊपर टैक्स लगेगा, क्या यह सही है? क्या HUF के ऊपर टैक्स लगना चाहिए या नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, ये HUF क्या होते हैं, नाम से ही पता चलता होगा कि डजन इंक्लूड क्रिश्चियन फैमिली, doesn't apply on Christian family and Muslims family, लेकिन applies on ये HUF का सिस्टम या इंक्लूड होते हैं। कौन लोग इंक्लूड होंगे? जैन, सिख एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? इन लोग को हम लोग HUF की कैटेगरी में ही रखेंगे। हटा सकते हैं? जी सर, बिल्कुल आप हटा दीजिए, क्योंकि मुस्लिम्स का अपना पर्सनल लॉ है, इसी तरह क्रिश्चियंस का भी, लेकिन बाकी लोगों को हम लोगों ने HUF की कैटेगरी में रखा। हम इंडियन की बात कर रहे हैं। ओके, HUF की एक खास बात क्या होती है? देयर इज अ पेरेंट, मदर एंड फादर, चिल्ड्रन, अब इस चाइल्ड वन की स्पाउस एंड देयर चिल्ड्रन हो सकता है ना जी। ये हमारी ऑटोमेटिक स्टेटसशिप में आ जाता है, इसके लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली इट क्रिएट्स अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑटोमेटिकली। इसमें डिवीजन की बात नहीं होती। जब तक डिवीजन नहीं होगा तब तक ये HUF कहलाएगी। हाँ, अगर डिवीजन हो गया, मान लो ये अलग हो गए, तो अब हमारी दो फैमिलीज बन गई, एक HUF ये, दूसरा HUF ये। कहने का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनता, इसका स्टेटस ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। ठीक, दो तरह की HUF होते हैं, दो तरह से। एक पूरा असेसमेंट चलेगा, इस पर पूरा एक लेक्चर चलेगा, एक क्या 3-4 लेक्चर्स चलेंगे असेसमेंट ऑफ HUF। तो उसमें शुरू के एक लेक्चर में तो हमें आपको यही बताना पड़ेगा कि HUF का सिस्टम होता कैसे है इंडिया में, ये हम लोग को सीखना पड़ेगा। फिलहाल हम वहां आगे नहीं बढ़ रहे, वो बहुत आगे की बात है। लेकिन ये HUF हैं कितने तरह के, इनके दो तरह होते हैं। दे आर 2 टाइप्स ऑफ HUF इन इंडिया। दो तरीके के HUF होते हैं इन इंडिया। पहला HUF होता है हमारा मिताक्षरा संप्रदाय एंड दाय भाग संप्रदाय। इज इट क्लियर? HUF को भी हम लोगों ने पर्सन की कैटेगरी में रखा है। अगर एक पूरी फैमिली कुछ कमाती है फैमिली, HUF के नाम से कमाती है, तो वो भी एक पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके आप जो कुछ भी कमाओगे, यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स। But at what status? If you are an individual, then you are needed to make the payment of tax under individual status. But if you are earn something on the basis of the HUF status, then you have to make the payment of tax on the basis of HUF status. Okay, यानी ये स्टेटस अलग अलग हो गए, कमाए कोई भी,
टैक्स देना पड़ेगा। अब चाहे इंडिविजुअल कमाए चाहे एचयूएफ कमाए। सर अगर ना मुस्लिम्स वगैरह या क्रिश्चियंस पर टैक्स नहीं लगता ना इस तरीके से, तो उन लोगों को तो माफी मिल गई ना, तो उन लोगों को तो फायदा मिल गया। फायदा नहीं मिला। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि उन्होंने कमाया ज्वाइंट फैमिली के नाम से एंड दे आर एग्जेम्प्टेड, ओनली एचयूएफ आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स। यहां उल्टा है, एचयूएफ को बेनिफिट मिला है एक अलग पर्सन मानने का। कैसे बेनिफिट मिला है वो हम आगे सीखेंगे, बट दिस इज एन एक्स्ट्रा बेनिफिट विच इज टू बी गिवन टू एचयूएफ। ओके, एचयूएफ दो तरह के होते हैं, एक होता है दायभाग संप्रदाय, एक होता है मिताक्षरा संप्रदाय। एक होता है दायभाग संप्रदाय, एक होता है मिताक्षरा संप्रदाय। सर दायभाग संप्रदाय क्या होता है और मिताक्षरा संप्रदाय क्या होता है? अंडर मिताक्षरा संप्रदाय अगर मैं आपको बोलूं कि इसको देखने से आपको क्या वर्ड याद आ रहा है, अगर मैं आपसे, अरे बोलो ना, इसको देखने से कुछ निकल रहा है आपके मुंह से, बोलो भाई। जी सर निकल रहा है मित्र। और अगर इसको मैं बोलूं तो कुछ निकल रहा है, हाँ सर वो दया भाभी, नहीं नहीं दया, वो दया सीआईडी वाला, नहीं नहीं ये वो वाली दया नहीं है, ये सिंपैथी वाली दया है। ओके, दो वर्ड निकल करके आया, मिताक्षरा मित्र, दायभाग दया। मिताक्षरा संप्रदाय की खास बात यह होती है कि एज एंड व्हेन अ चाइल्ड बोर्न, जैसे ही एक चाइल्ड पैदा होता है, इन द सेम टाइम, इन द सेम मोमेंट he'll become the co-partner of the family। co-partner, जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है वो को-पार्टनर की कैटेगरी में आ जाता है। को-पार्टनर का मतलब, नाउ ही हैज अ राइट टू गेट इट्स ओन पोर्शन इन द फैमिलीज एसेट्स। ओके, यानी पैदा होते ही वो चिल्ला सकता है, उआ उआ कर सकता है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। इसको कहते हैं मित्र बन जाना। जैसे ही कोई बच्चा पैदा हुआ फैमिली में, वो मित्र की तरह काम करेगा मिताक्षरा संप्रदाय में, यानी उसको पूरा राइट मिल जाता है कि वो अपने पार्टीशन के लिए कॉल कर सके। इन द सेम वे दायभाग संप्रदाय में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, दाय दया दया। जब तक पिताजी जिंदा हैं तब तक उनके को पार्टनर को उनका हिस्सा नहीं मिल सकता। पिताजी चले जाएं दुनिया को छोड़कर तो ही बच्चों में पार्टीशन पॉसिबल है, अदरवाइज वो उनकी दया पर जिंदा रहेंगे। इज इट क्लियर? जी सर। तो सर अब हमें ये बताइए कि हम लोग कहाँ आते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आप दायभाग संप्रदाय में आते हैं या मिताक्षरा संप्रदाय में आते हैं? बोलो भाई, आप दायभाग संप्रदाय में आते हैं या मिताक्षरा संप्रदाय में आते हैं? किस में आते हैं? वेस्ट बंगाल and some part of Jammu and Kashmir। दायभाग संप्रदाय एंड रेस्ट ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल होता है आपका मिताक्षरा संप्रदाय। अब आप खुद देख लें आप कहां रहते हैं। आगे बढ़ सकते हैं जी, हटा सकते हैं बिल्कुल। हम लोगों ने देखा कि दो तरीके के होते हैं। को पार्टनर का मतलब होता है सहभागी। मैं वर्ड लिख दे रहा हूं, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो। को पार्टनर का मतलब होता है सहभागी। चले डिटेल में हम लोग इसका पूरा देखेंगे। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ एचयूएफ, उस समय डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन काफी सारी चीजें पढ़ने के बाद। आज तो हम केवल यही समझने के लिए बैठे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन में दो चीजें देखेंगे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, और मैंने बताया इन टोटलिटी दे आर 7 पर्सन्स। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म कर ले, डू यू मीन पार्टनर ओ पार्टनर, अगर मैं आपके साथ पार्टनरशिप कर लूं
और मैं गवर्नमेंट को बोलूं गवर्नमेंट देख, ना तो हम इंडिविजुअल हैं ना तो हम एचयूएफ है, ना तो हम इंडिविजुअल हैं ना तो हम एचयूएफ हैं, हमारा स्टेटस तो पार्टनरशिप फर्म का है। गवर्नमेंट ने कहा इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके कुछ कमा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो मुझसे कहा गया कि आपको हम पर्सन की डेफिनेशन में डाल दे रहे हैं, आपको पर्सन की डेफिनेशन में डाल दे रहे हैं। फर्म चाहे नॉर्मल रजिस्टर्ड फर्म हो या फिर एलएलपी हो, पार्टनरशिप फर्म हो या फिर एलएलपी। एलएलपी का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म भी दो तरीके की होती हैं, एक तो नॉर्मल फर्म होती है जिसको हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, और दूसरी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है। इज इट क्लियर? ठीक। तो कहने का मतलब इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, फर्म भी तो कमा सकती है। अगर दो पार्टनर मिल करके कोई बिजनेस करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का एक्टिविटी करते हैं, कोई कॉमर्स करते हैं, तो वहां पर भी तो वो कमा सकते हैं। तो फर्म को भी शामिल किया गया पर्सन की डेफिनेशन। द फर्स्ट वन वाज इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड फर्म। ओके, कंपनी। आप लोगों ने कई बार वर्ड सुना होगा कंपनी। जो कंपनियां होती हैं तो प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, या तो लिमिटेड कंपनी होती हैं, तो पब्लिक कंपनी होती हैं, तो प्राइवेट कंपनी होती हैं, तो पब्लिक कंपनी होती हैं, तो प्राइवेट कंपनियां होती हैं। कंपनी को भी किस कैटेगरी में डाला गया? पर्सन की कैटेगरी में। अच्छा, अगर कोई बंदा पार्टनरशिप फॉर्म ना बना करके कंपनी बना दे और कहे कि हम तो पैसा नहीं देंगे टैक्स का, क्योंकि हम तो किसी पर्सन में आते ही नहीं, क्योंकि हम इंडिविजुअल नहीं हैं, हम एचयूएफ नहीं, हम पार्टनरशिप फर्म नहीं हैं, तो कहा गया नहीं भैया, आप कंपनी हो, हाँ, आप इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके कुछ कमाते हो, हाँ, तो आपको हम डाल देते हैं किस कैटेगरी में? पर्सन की कैटेगरी में। ओके, AOP BOI। सर ये क्या बला है? ये है बला एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सर ये क्या है एसोसिएशन AOP BOI? ये तो तुषार कपूर की याद आ रही है जी। AOP और BOI क्या होती है? हो सकता है किसी ने पार्टनरशिप की, किसी ने पार्टनरशिप की, मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने और मिस्टर जेड ने, तीन लोगों ने मिलकर के पार्टनरशिप फर्म बनाई। लेकिन बनाने का तरीका क्या था? बनाई तो फर्म लेकिन अनरजिस्टर्ड। तो बताओ क्या हम इसको पार्टनरशिप में ले जा सकते? नहीं सर, आपने तो वर्ड लिखा है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या अनरजिस्टर्ड इसमें जाएगी? नहीं जाएगी। कहां जाएगी? वो यहां जाएगी, AOP BOI। अब हमें ये बताओ ये AOP है या BOI है? सर अभी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, मेसर्स P लिमिटेड, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, ये HUF। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन तीनों ने मिलकर के भी एक अनरजिस्टर्ड फर्म बनाई। अब हमें आप बताएंगे कि ये AOP है या BOI है? ये AOP है या BOI है? सर BOI का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कई सारे इंडिविजुअल मिलकर के जब कोई काम करेंगे, कई सारे इंडिविजुअल, तीनों इंडिविजुअल, ये भी इंडिविजुअल, ये भी इंडिविजुअल, ये भी इंडिविजुअल, तो दिस इज नोन एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इज इट क्लियर? तो ये अनरजिस्टर्ड तो है लेकिन BOI की तरह ये टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये क्या ये इंडिविजुअल है? नहीं सर, ये इंडिविजुअल नहीं है। क्या ये इंडिविजुअल है? नहीं सर, ये है HUF। और ये क्या है? कंपनी है। और ये क्या है? इंडिविजुअल। अगर तीनों इंडिविजुअल होते तो हम बोल सकते थे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन इसमें इंडिविजुअल और अदर पर्संस का भी मिक्सचर है, इसलिए हम इसको कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस। क्या नाम देंगे? एसोसिएशन ऑफ
पर्सन। हाँ, इसका भी हम लोग असेसमेंट सीखेंगे आगे चल करके, एओपी और बीओआई क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन फिलहाल ये तो समझ में आया कि हम कितने तरीकों से कमा सकते हैं। हम इंडिविजुअल के तरीके से कमा सकते हैं, हम एचयूएफ के तरीके से कमा सकते हैं, हम फर्म के तरीके से कमा सकते हैं, हम कंपनी और एओपी बीओआई के तरीके से कमा सकते हैं, हम लोकल अथॉरिटी होंगे, हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो क्या मेरे ऊपर टैक्स ना लगे? नहीं सर, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। जिस तरह नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर टैक्स लगता है, इन द सेम वे वी आर नीडेड टू चार्ज टैक्स अपॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, दैट्स व्हाई देयर इज लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी के ऊपर भी टैक्स लगेगा। एंड द लास्ट वन इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या है? अभी तक मैंने आपको जो जो बताया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, दैट्स इट। दिस इज द लास्ट वन। ये क्या है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन? इसको अगर मैं दो पार्ट में तोड़ दूं, पहला आर्टिफिशियल पर्सन और दूसरा जुडिशियल पर्सन। इंसान के ऊपर तो टैक्स लगा ही लगा, हमने भगवान को भी नहीं छोड़ा टैक्स लगाने के लिए। सर, आप भगवान को भी टैक्स लगाएंगे? जी। हुआ क्या, ये एक बंदे का घर है, ये उसका मेन गेट है, ये एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, ये रोड जा रही है। अच्छा, जो कुछ भी हो, नॉर्मल कैटेगरी देख लेते हैं। हुआ क्या इस बंदे का हिसाब किताब, कि इस बंदे के पास ब्लैक मनी बहुत थी। इसने रात में निकला और यहां पर एक भगवान जी की मूर्ति स्थापित कर दी, मंदिर बना दिया इसी पेड़ के नीचे, और बड़ा सा एक दान पात्र रख दिया, छोटा सा मंदिर और बड़ा सा दान पात्र, और लिख दिया दान पात्र। पूजा वूजा हुई। अगले दिन जब ये चाबी लेकर के आया और इसने खोला अपना दरवाजा दान पात्र का, तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी ने गुप्त दान किया था 5 करोड़ रुपए, पहले ही दिन 5 करोड़ की कमाई। सरकार से बोला गया ये तो किसी ने दान दिया है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि पैसा किसको दिया गया? भगवान को। कमाया किसने? भगवान ने। तो इस पैसे को छोड़ दें, टैक्स ना लगाएं। ऐसा है क्या? नहीं सर, इसके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। तो अगर आपने कुछ ऐसा, अगर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या कोई भी स्टेटस हो, आप अगर डाइटीज के नाम पे कुछ कमाते हैं, अब हम तो नहीं कमा रहे, भगवान कमा रहे हैं, तो भगवान ही कमा रहे हैं, लेकिन जो उस मंदिर का इंचार्ज होगा, होल्डर होगा, that one will be the responsible to make the payment of tax on those amount of incomes also। उसको भी इनकम मान लिया गया ताकि टैक्स चोरी ना हो पाए, ब्लैक मनी को व्हाइट न किया जा सके, ये रोटेशन खत्म किया गया। तो भगवान के ऊपर भी टैक्स लगा। अंतर यह है, भगवान से ना लेकर के किसी पर्सन से लिया गया, किसी बंदे से लिया गया, जिसको हमने कहा आर्टिफिशियल पर्सन। सर, ये जुडिशियल पर्सन क्या होते हैं? एक कंपनी है, जब तक वो कंपनी चल रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि कंपनी लिक्विडेशन में गई, और अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो एज एंड व्हेन द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, इन द सेम मोमेंट, एज एंड व्हेन द ऑर्डर ऑफ द लिक्विडेशन विल पास, लिक्विडेशन, समापन, जैसे ही वो ऑर्डर पास होगा कोर्ट के थ्रू, उस कंपनी के जितने कर्मचारी होंगे सबको रिट्रेंच मान लिया जाएगा, सबकी छटनी हो गई, चटनी नहीं हो गई, छटनी हो गई। जितने भी डायरेक्टर थे अब वो अपनी पोस्ट पर एज अ डायरेक्टर नहीं रहेंगे।
Now all the assets and liability will automatically vest in favor of the liquidator. ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी लिक्विडेटर के फेवर में आ जाएंगी. लिक्विडेटर कोर्ट के थ्रू अपॉइंट होता है, कैसे होता है वो हम लोग का अभी मैटर नहीं है, वो हम लोग कंपनी लॉ में देखेंगे. फिलहाल मान लेते हैं कोर्ट ने अपॉइंट किया किसी लिक्विडेटर को. जैसे ही कोर्ट ने एक हथौड़ा मारा कि अब कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, जैसे ही ये ऑर्डर पास हुआ, इन द सेम मोमेंट अ लिक्विडेटर विल बी अपॉइंटेड, and as and when a liquidator will be appointed in favor of the company, all the directors and all the employees of the company will get retrenched. Is it clear? अब उनकी कोई पोस्ट नहीं रहेगी. अब कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी पर लिक्विडेटर का कब्जा है, उसके फेवर में है. अब वो लिक्विडेटर उन एसेट्स को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करेगा और लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करेगा. एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करेगा. वो सारा का सारा लिक्विडेशन प्रोसेस में आता है. फिलहाल वो बात की बात है. तो क्या अब इस डिस्पोज ऑफ और डिस्चार्ज करने में प्रॉफिट नहीं हो सकता? एसेट्स को प्रॉफिट या लॉस पे नहीं बेचा जा सकता? बिल्कुल सर. अब कंपनी पर टैक्स लगाया जाए ना लगाया जाए? सर कंपनी है कहां? हाँ बात तो सही है, कंपनी तो है ही नहीं, वो तो लिक्विडेशन प्रोसेस में है. अब उस पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं? सर कुछ कमाएंगे तो लगना चाहिए, और वही लगना चाहिए किसके बेसिस पर? जुडिशियल पर्सन, यानी कि वो लिक्विडेटर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक ऑल द पेमेंट ऑफ टैक्सेस ड्यूली इन टाइम. ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. इज इट क्लियर? जी सर. तो हम लोगों ने देख लिया, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन: इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. इसको देखें तो हम फिर सेक्शन 3 की ओर मूव करेंगे. हटा रहे. ये सेक्शन 1 तो हम लोगों ने देख लिया. दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. बोलो भाई जी. सेक्शन 2 हम लोगों ने देखा, डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन, एंड देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन. कितने? 7. कितने पर्सन थे? 7 तरीके के. इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. अब सर ये याद रखने में दिक्कत होती है, तो ये तो पक्की बात है कि डेफिनेशन जो दी जाती है, चाहे पर्सन की ही डेफिनेशन हो, वो सेक्शन 2 में होगी. इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं सर. कितने तरीके के पर्सन होते हैं? सर 7. तो हमें ये याद रखने और ये याद रखने में कोई दिक्कत नहीं. यानी 2 को कहां तक पहुंचाना है? 7 तक. तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया सर? 6. 1 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 7. याद करने का तरीका है, अदरवाइज ऐसा कोई सिस्टम नहीं है. तो आपका एक डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया 231. हम लोग देखने जा रहे हैं सेक्शन 3. सेक्शन 3 क्या है ये भी डिफाइन करता है. डिफाइन प्रीवियस ईयर. ठीक, प्रीवियस ईयर को डिफाइन करता है सेक्शन 3. जब हम लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे ना, पढ़ ही रहे हैं, पढ़ेंगे क्या, तो वहां हम लोग को 2 चीजें नजर में आएंगी बार बार, हर एक जगह, हर एक समय. एक को हम लोग कहेंगे असेसमेंट ईयर, और दूसरे को नाम देंगे प्रीवियस ईयर. ये असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर्स क्या है? सबसे पहले तो ये समझें, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2018 को. ये याद रखेंगे कि अब हमारा जो भी ईयर स्टार्ट होगा दैट विल बी द फाइनेंशियल ईयर. 2 तरह के ईयर होते हैं. एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर. दोनों में फर्क क्या है? कैलेंडर कहां से स्टार्ट होता है? सर जनवरी से, और खत्म कहां होता है? सर दिसंबर.
और अगर मैं बोलूं कि आप हमें फाइनेंशियल ईयर बताइए, देन ऑलवेज इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 18 एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 2019। दिस इज आवर फाइनेंशियल ईयर। दोनों में ये फर्क होता है, फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च को एंड होता है, जबकि हमारा कैलेंडर ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में एंड होता है। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है। इनकम टैक्स कभी भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। बात चल रही है कि हम लोग कैलेंडर ईयर को बेस बनाएं, ना कि फाइनेंशियल ईयर को। फिलहाल इनकम टैक्स केवल और केवल फाइनेंशियल ईयर को ध्यान में रखता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमने 1 अप्रैल से कमाना स्टार्ट किया 31 मार्च 19 तक। मैं सुबह निकला बिजनेस करने के लिए 1 अप्रैल को, शाम को मैं थका मांदा घर लौटा, और जैसे ही मैं घर लौटा तब तक मैं देख रहा हूं कि मेरे घर के बाहर, अब दिन भर मैंने काम किया, 8-10 घंटे काम किए, थक गया हूं। अब मैं जैसे ही घर पहुंच रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि एक बंदा मेरे घर के बाहर बैठा है, खड़ा है, सिगरेट पी रहा है। जैसे ही मैं अपने घर जाने लगा, कहा रुक रुक। मैंने कहा क्या हुआ भाई, काहे को रोक रहा है? उसने कहा कितना कमाया? मैंने कहा तू कौन होता है कितना कमाया कितना नहीं कमाया पूछने वाला? कहता मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ। मैंने कहा ओ तू मेरे घर पे खड़ा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या करने के लिए? कहा दिन भर का हिसाब लाओ। मैंने कहा दिन भर में इतना कमाया, इतना खर्च किया, इतने की चाय पी, इतना बर्बाद किया, ये किया वो किया, फलाना वो। हिसाब लिया, टैक्स लिया, चला गया। अगले दिन फिर आए। कितने दिन तक कोई बर्दाश्त करेगा? क्या ऐसी कोई पॉलिसी पॉसिबल है? हर घर के बाहर एक बंदा बैठा दो, वसूली भाई चल रहा है क्या? नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है, इसको हटाइए, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो पॉसिबल क्या, वीकली हफ्ता वसूली की जाए? नहीं सर, आप भी ना, मंथली नो, ईयरली। गवर्नमेंट ने कहा आप कुछ भी कमाओ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो कुछ भी कमाओगे हम बिल्कुल नहीं आएंगे आपसे पूछने। आप अगर 1 अप्रैल 17 से कमा रहे हो तो 31 मार्च 18 तक कुछ भी कमाओ। इस साल आप कुछ भी कमाओ 1 अप्रैल 31 मार्च 18 तक, हम कुछ भी आपसे पूछने नहीं आएंगे। इसमें अर्न करो और इसमें इस अर्निंग पर टैक्स दे दो। हाँ बिल्कुल सही है। जिस साल हम कमाते हैं उसको हम प्रीवियस ईयर का नाम देते हैं, और जिस साल हम टैक्स देते हैं उस इनकम पर उसको हम असेसमेंट ईयर का नाम देते हैं। तो कमाने वाले साल को हम प्रीवियस ईयर का नाम देंगे और टैक्स वाले साल को हम असेसमेंट ईयर का। इसका मतलब तो ये हुआ ना सर कि इस साल अब हम कुछ कमा नहीं सकते क्योंकि इस साल तो हमको टैक्स लेना है, ठेंगा। अरे कमाते रहो कमाते रहो कमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर यह है कि जब आप इसमें कमाओगे तो ये आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और इस कमाई पर जो टैक्स दोगे वो आप दोगे 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। ये टैक्स का पेमेंट होगा और इसको हम असेसमेंट ईयर का नाम देंगे। जो चीज असेसमेंट ईयर थी वो प्रीवियस ईयर भी है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर उसके लिए है जो हम उस साल कमा रहे हैं। इस साल जो कुछ भी कमाया इस साल टैक्स दिया, और इस साल जो कुछ भी कमाया इस साल टैक्स दिया, और इस साल जो कुछ भी कमाएंगे उसका टैक्स अगले साल देंगे। तो ये प्रीवियस ईयर, ये असेसमेंट ईयर, और ये कंटिन्यूएंस में चलती चली जाएगी। ये प्रोसेस कहीं स्टॉप होने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? जी सर। दोनों में फर्क समझ में आया? डेफिनेशन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। हाँ सर, डिफाइन किया गया है प्रीवियस ईयर को, डिफाइन किया गया है प्रीवियस ईयर को। क्या डिफाइन किया गया है अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, फिलहाल मैं अगर इसको हटा दूं तो अब आपको समझ में आएगा। प्रीवियस सुनेंगे, प्रीवियस ईयर मीन्स, ये previous year means the financial year. Previous year means the financial year which is
immediately preceding of assessment year। प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर होता है जो असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले होता है। सो सिंपल। प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर होता है जो असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले होता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ असेस प्रीवियस ईयर विच इज गिवन अंडर सेक्शन 3। नोट हो गया हो तो मैं हटाऊं। अभी तक हम लोगों ने केवल 3 सेक्शन देखे, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 एंड सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 1 में देखा था दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 हम लोगों ने देखा डेफिनेशन, जिसमें हम लोगों ने एक ही डेफिनेशन अभी तक देखी है, सेक्शन 231। पर्सन की डेफिनेशन, दे आर 7 टाइप ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेक्शन 3 हम लोगों ने देखा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ओके, अच्छा जी। ये पूरे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है और इसके लिए मैंने आपको एक हल्की सी हिंट दी थी कि इनकम टैक्स अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, इसको कुछ करवाने के लिए लिखना पड़ता है इसी एक्ट में। यानी ये एक्ट करने के लिए उसमें सेक्शन या प्रोविजंस होने चाहिए, बिना उसके ये काम आगे नहीं कर सकता। तो अब आगे का जितना भी आप इनकम टैक्स आज के बाद पढ़ेंगे वो सब का सब केवल और केवल किसके कारण आया? सेक्शन 4। सेक्शन 4 ना होता तो ये भी ना होता। क्या है सेक्शन 4 में? चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। ये कहता है कि आपके पास कोई भी इनकम होगी, कोई भी इनकम होगी, किसी भी तरीके की इनकम होगी, वो इन 5 कैटेगरीज में आएंगी, जिसको हम कहेंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम। रावण के 10 सिर थे और इनकम के 5 सर हैं। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी। हो सकता है आप कहीं नौकरी करते हो तो आपकी सैलरी से इनकम हो। द फर्स्ट वन, हेड ऑफ इनकम इज सैलरी। ओके, हो सकता है आप तनख्वाह से ना कमाते हो, आपके पास घर जायदाद हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपने अपने घर वगैरह को किराए पर दे रखा है और आप वहां से अर्न कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 2 तरीके की इनकम फ्रॉम सैलरी। हो सकता है आप नौकरी कर रहे हो सकता है नौकरी के साथ साथ आपके पास घर जायदाद भी हो, बहुत ज्यादा, जिसको आपने किराए पर दे रखा हो, आप उस वहां से कुछ कमा रहे हो। या हो सकता है आपके पास केवल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो। चले, हो सकता है आपके पास बिजनेस हो सकता है आपके पास बिजनेस या प्रोफेशन हो सकता है आपके पास सैलरी से इनकम ना हो। कई लोगों को आप देखते होंगे नौकरी कर रहे हैं, कई लोग देखते होंगे आप बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग घर पे बैठे हुए हैं और किराए से कमा रहे हैं। कई लोगों की एक और इनकम होती है, अपनी बिल्डिंग, अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके कुछ कमाते हैं। हाँ, या तो नौकरी से कमाएंगे, या तो सैलरी, मतलब सैलरी लेकर कमाएंगे, या फिर घर से कमाते हैं किराए पर दे करके, या फिर बिजनेस से कमाते हैं, या फिर किसी एसेट या प्रॉपर्टी को बेच करके कमाते हैं। और कोई भी ऐसी इनकम जो इन चारों में ना आए वो अदर सोर्सेस कहलाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो कोई भी इनकम इन 4 हेड्स ऑफ इनकम में ना फॉल हो, दैट विल फॉल अंडर द 5th क्राइटेरिया या फिर 5th कैटेगरी, दैट इज नोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा,
सर कोई इनकम बताइए जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती हो। बैंक की इंटरेस्ट, बैंक से ब्याज मिला, क्या वो आपकी सैलरी है? नहीं। क्या वो आपका हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं। क्या वो बिजनेस है? नहीं। क्या वो कैपिटल गेन है? नहीं। तो कहाँ जाएगा? आपने जुआ खेला और कमाया, क्या वो जुआ सैलरी है? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं। बिजनेस है? नहीं। कैपिटल गेन है? नहीं। हाँ या ना? नेताओं की कमाई, क्या वो तनख्वाह पाते हैं? पाते तो हैं तनख्वाह, बट दे आर नॉट द एम्प्लॉय। नेताओं की सैलरी, हाँ, वो सैलरी सैलरी नहीं होती, वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, पीजीबीपी नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, वो अदर सोर्सेज में है। अच्छा जी, मैं टीचर हूं, मैं कॉपी चेक करने का काम कर रहा हूं, मुझे इंस्टीट्यूट ने कुछ पैसे दिए, क्या मुझे उन्होंने सैलरी दी? नहीं। क्या मेरा बिजनेस है? नहीं। क्या कैपिटल गेन है? नहीं। क्या अदर सोर्सेज? हाँ। कहने का मतलब जो कोई भी इनकम इन 4 कैटेगरीज में नहीं आएगी, दैट विल फॉल अंडर द रेजिड्यूरी हेड्स ऑफ इनकम। रेजिड्यूरी हेड ऑफ इनकम, बचा खुचा इनकम सब इसमें 5th हेड ऑफ इनकम में जाएगा। इज इट क्लियर? दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, याद रहेगा। और ये पांचों हेड्स ऑफ इनकम के बारे में जो बोला गया है वो अंडर सेक्शन 14 बोला गया है, जिसको मैं अभी बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा, मैं फिर से इसके बारे में सेक्शन 14 में आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ये तो समझ में आया, दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इन सारी इनकम्स को जोड़ लें। हो सकता है इसके अलावा किसी और की इनकम मेरे अकाउंट में जोड़ दी जाए, हो सकता है। मैंने अपना घर अपने वाइफ के नाम कर दिया फ्री में, किसमें? अब पर्पस क्या था? टैक्स बचाना। वैसे भी घर उसी घर में था, वो भी घर उसी घर में, हम भी वहीं, वाइफ भी वहीं, लेकिन घर मैंने वाइफ के नाम शिफ्ट कर दिया। अब तक जो रेंट मेरे नाम में गिरता था, मेरे हाथ में जुड़ता था, अब वो रेंट किसके हाथ में गिरने लगा? हाँ या ना? हमने इनकम को 2 पार्ट में अपने डिवाइड कर दिया ताकि कम से कम टैक्स बन सके, और गवर्नमेंट ये अच्छी तरह जानती है कि आपने ये टैक्स चोरी करने का पर्पस होगा कहीं ना कहीं। फिलहाल अब अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, हाँ, लेकिन ये एक तरीका हो सकता है जहां पर आप गवर्नमेंट को चूना लगा सकते हो। तो गवर्नमेंट ने कहा चूना ना लगाओ, एक काम करो, ये रेंट वापस इसी के हाथ में जोड़ दो जिसके हाथ में वो ऐड होना चाहिए था। तो एक बात बताओ, रेंट वापस मेरे हाथ में जुड़ा, मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, और वाइफ की जो रेंट की इनकम है वो भी मेरे में ऐड कर दो। हाँ या ना? इसको हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम। यानी मेरी इनकम तो इन 5 हेड से है ही है, क्लबिंग ऑफ इनकम से भी है। अच्छा, कभी कभी हमारे बिजनेस में लॉस भी होता है। क्या होता है? लॉस भी होता है। मान लो मैंने बिजनेस से कमाया, 2 बिजनेस से थे मेरे, एक बिजनेस में 5 लाख रुपए का फायदा हुआ और दूसरे बिजनेस में मुझे 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। अब बताओ मेरी टोटल इनकम साल भर की कितनी? आप खुद कहोगे सर 3 लाख, क्योंकि एक बिजनेस में फायदा और एक में नुकसान। जब भी हम बात करेंगे दोनों को मिला करके बात करेंगे। तो बताओ लॉस को माइनस किया जाए या ना किया जाए? इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, दूसरे की इनकम मेरे में जोड़ी गई, और तो और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से गवर्नमेंट आपको कभी कभी बेनिफिट्स देती है डिडक्शंस के नाम से। किस नाम से? इसको हम लोग कहते हैं टैक्सेबल इनकम। अब अगर टैक्सेबल इनकम आ गई तो टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाए इनटू टैक्स रेट, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी हो सकता है मेरे ऊपर लगाई जाए। ये हो जाएगा टोटल ड्यू जो हमें गवर्नमेंट को देना है। इसमें से माइनस कर दो अगर आपने कोई टैक्स पेड किया है सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर, इतना देना है, इतना दे चुके हैं। टीडीएस कट चुका है, टीसीएस कट चुका है, एडवांस टैक्स मैंने दे दिया है, बाकी है नेट बैलेंस टू पे,
या नेट लायबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स। अब एक चीज जरा देखें, हम लोगों ने ये सिस्टम यहां तक तो देखा, लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सैलरी एंड एंड्स विद द नेट प्रॉफिट, नेट बैलेंस ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। ऐसे ऐसे चलना है हम लोग को। और ये देखना पूरा सिस्टम एक स्टोरी बनी हुई है चैप्टर्स की। अब हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि पीजीबीपी चैप्टर कहाँ आएगा, यहां पर आएगा तीसरे नंबर पे। हमें ये नहीं देखना पड़ेगा क्लबिंग कब पढ़ना है, इन पांचों को हम पढ़ लें उसके बाद क्लबिंग पढ़ेंगे। हमें ये नहीं देखना है कि डिडक्शंस कब पढ़ने, इन सबको पढ़ लो उसके बाद डिडक्शन पढ़ो। कहने का मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज नाउ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कि हमको कौन सा टॉपिक कब स्टडी करना है, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू सेक्शन 4। और मैं सेक्शन 4 की 3 लाइनें हैं वो मैं पढ़ देता हूं। Every person whose total income of the previous year exceeds the maximum amount not chargeable to tax is an SSE and chargeable to income tax at the rates prescribed in the Finance Act for the अच्छा जी, इसने यही बोला सेक्शन 4 ने कि अगर आपकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक है देन यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स। और मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स कैसे निकलेगा, कुछ ऐसे निकलेगा। ये पूरा एक सिस्टम है जो सेक्शन 4 के कारण आया है। इसको अगर आप लोग नोट कर लेंगे तो एक फायदा मिलेगा कि अगर हमको ये पता चलेगा हमको आगे पढ़ना क्या है। जिस दिन हम लोग बेस खत्म करेंगे उस दिन से हम लोग सैलरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और हमें ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि जब आगे चलेंगे तो मैं इस पर आपको थोड़ा कंफ्यूज करूंगा। 5 हेड्स ऑफ इनकम नोट करें, थोड़ा जल्दी करेंगे। चलो भाई, अब फिर से एक बार रिकैप कर ले। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 हम लोगों ने, सेक्शन 224 हम लोगों ने देखा 231 डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपीबीवाई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेक्शन 3 हम लोगों ने देखा प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ओके, सेक्शन 4 हम लोगों ने देखा चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम थे, उसमें क्लबिंग ऑफ इनकम कर दिया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लिया, जो बचा उसमें से डिडक्शन दे दिया, डिडक्शन के बाद टैक्सेबल इनकम आ गया, टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, टैक्स आने के बाद उसमें इंटरेस्ट और पेनाल्टी ऐड कर दिया, माइनस कर दिया हम लोगों ने क्या, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेड, टीडीएस, टीसीएस, जो आया वो नेट लायबिलिटी थी। तो हम लोगों ने ये 4 सेक्शंस देख लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज तो नहीं हो पाएगा, हमको ये नेक्स्ट सेशन में ही कंप्लीट करना है सेक्शन 5, लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या स्टडी करेंगे आखिर सेक्शन 5 में। मैंने आपको बोला आपकी इनकम सैलरी भी हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। पहली सैलरी बताई, पहला हेड ऑफ इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, शॉर्टकट में पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड आईयूएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। शॉर्टकट में कुछ ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। सैलरी को सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी को आईएचपी, अदर सोर्सेज को आईयूएस, पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन सीजी। तो जब हम लोग एक एक चैप्टर को देखेंगे और हमारे पास कोई विदेशी आता है, अमेरिकन आता है, कहता है बताओ हम जो सैलरी इंडिया में कमा रहे हैं क्या टैक्सेबल होगा, अब लगा मैं सैलरी चैप्टर पलटने। कोई इंडियन आता है कहता है मैं अमेरिका में कमाता हूं, क्या मेरे ऊपर इंडिया में टैक्स लगेगा, मैं लगता हूं सैलरी चैप्टर पलटने। कोई बंदा आता है इंडिया का, कहता है मेरी हाउस प्रॉपर्टी अमेरिका में पड़ी हुई है, क्या उसके रेंट पर इनकम टैक्स इंडिया में लगेगा। कोई अमेरिकन आता है कहता है मेरी इनकम टैक्स इंडिया में क्या लगेगी अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, या है तो अमेरिका में लेकिन दूसरी इनकम मेरी इंडिया में टैक्सेबल होती है, अमेरिका में मेरी हाउस प्रॉपर्टी, क्या उस पर टैक्स लगेगा। कुछ इस तरह के डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं और हम सर खुजाने लगते हैं। हमको लगता है कि हम जाएं तो जाएं कहां, तो जाएं कहां वाला हिसाब किताब खत्म। हम हर एक चैप्टर को पलटना स्टार्ट नहीं करेंगे। हम पीजीबीपी को देख रहे हैं, कैपिटल गेन को देख, ना बाबा ना, only for the purpose of knowing the taxability impact we have to go for section 5 scope of taxable income, total income।
हमें ये बता देता है कि कौन सी इनकम टैक्स लगेगी इंडिया में या नहीं लगेगी, किस इनकम पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम लोग सेक्शन 5 एंड करेंगे ना, तो उसके बाद हम लोग को पढ़ना है रेजिडेंशियल स्टेटस। याद आया होगा लास्ट क्लास में मैंने बोला था रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से इनकम इंडिया पर टैक्सेबल होती है। हाँ, हमें यह पता करना होता है रेजिडेंशियल स्टेटस में कि कौन बंदा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, याद आया होगा लास्ट क्लास में मैंने लिखा था रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, याद आया होगा लास्ट सेशन मैंने ये वर्ड यूज किया था, एंड नॉन रेजिडेंट। केवल 3 तरह की रेजिडेंशियल स्टेटसशिप हो सकती है किसी भी पर्सन की, या तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या तो वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या तो फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। इन 3 कैटेगरी में ही वो फॉल करेगा, देयर इज नो फोर्थ कैटेगरी। यानी पूरे इनकम टैक्स में ध्यान देंगे, क्या देंगे, ध्यान देंगे, मैंने एनआरआई नहीं लिखा, इसको हम लोग नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं। मैंने कहा ना इंडियन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनकम टैक्स में, इसलिए हम लोग यहां पर केवल वर्ड यूज करेंगे नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, अनिवासी। इज इट क्लियर? फिर से आते हैं, आपने कौन सी इनकम कहां कमाई उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, वो डिपेंड करेगा आरओआर, आरएनओआर एंड एनआर के बेसिस पर। ओके, तो मैं अभी एक चार्ट बना दे रहा हूं, आपको लिखवा दे रहा हूं, सॉरी आज बार बार ये चीज गिर रही है। हाँ, मैं एक चार्ट बनवा दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट सेशन में आते ही सबसे पहले मैं उस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। आप लोग भी देख करके पढ़ करके आएंगे, नहीं भी पढ़ के आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी आपको बताया 3 तरह की कैटेगरी पर्सन्स की, या तो ROR रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। इन इंडिया सॉरी आउटसाइड इंडिया। अगर हम इन इंडिया की बात करें, इनकम एक्रूड और अराइज, हम केवल कहते हैं आज लिख ली, और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यस का मतलब तीनों में टैक्सेबल, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल होगा। अच्छा, हम बात करने जा रहे हैं आउटसाइड इंडिया की। इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। Business is controlled or profession is set up in India. बस आपको ये चार्ट आज नोट कर लेना है। मैंने इसमें क्या लिखा है मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया विल बी चार्ज टू टैक्स इन ईच एंड एवरी केस।
Income receipt or deemed to be receipt in India will be charged to tax in case in all types of person. Outside India, income accrue or arise outside India, but if business is controlled or profession is set up in India, will be charged to tax only in the first two cases. And in case of any other income or in any other case, the income will be charged to tax only in the case of ROR, and in rest two cases it won't be charged to tax. That's it. आपको इसको एक दो बार लिखना है ताकि दिमाग में वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएं। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में उम्मीद करते हैं सेक्शन 5 भी और सेक्शन 6 भी कवर कर लें। क्लियर है जी? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।